आपने औसाफ साहब हिंद के आईनदार। बहुत खूब आले जनाब हकीम अब्दुल हक साहब। हजरात, वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है। अब मैं जनाब मोहम्मद अली औसाफ साहब, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद के हैं, वो तशरीफ़ लाए हुए हैं। मैं उनसे इल्तिमास करूंगा कि वो आएँ और अपना खिताब पेश करें। आली जनाब मोहम्मद अली औसाफ साहब, सीनियर एडवोकेट। रहीम। यहाँ मजलिस में मौजूद जनाब सालिम अंसारी साहब, हम आपके हमारे सबके पूरी कौम के कायद, ख़ास करके असातिज़ा के कायद, मदरसों के असातिज़ा के कायद जनाब दीवान जमा साहब, जॉइंट सेक्रेटरी जनाब अब्दुल हक साहब, मदरसों के खैरखा इलाहाबाद के जनाब अमजद साहब, और यहाँ मौजूद तमाम असातिज़ा और कौम के हमदर्द, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग कोर्ट में ही आर्गूमेंट करते अच्छे लगते हैं, स्पीच देना और नेतागिरी हम लोग को आती नहीं है। ये सब दीवान साहब के ज़िम्मे है और सालिम साहब के ज़िम्मे है। कोई भी वकील अगर नेता नहीं है तो स्पीच देता हुआ अच्छा नहीं लगता है। आप हमसे सिर्फ कौम के लिए कानूनी मदद ले सकते हैं, कानून का काम करवा सकते हैं। मदरसों के लिए बहुत पहले से ही एक गवर्नमेंट का प्लान चल रहा है कि इसको किसी भी तरह से बंद कराया जाए। इसके पीछे उनका एक लॉजिक है। मदरसों में एजुकेशन बंद करा दीजिए तो हमारी तहजीब पे धक्का लगेगा, हमारी कौम बर्बाद होगी, तमाम गलत चीज़ों में लगेंगे ये लोग। तो इसके पीछे ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल बंद हो जाएंगे, मदरसे बंद हो जाएंगे, टीचर्स को सैलरी नहीं मिलेगी। मंशा ये नहीं है। मंशा ये है कि इनकी तहजीब को बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए ताकि जो उनका एजेंडा है उसमें कामयाब हो सके। सन 1919 में एक मुकदमा 2019 में मुकदमा फाइल हुआ जौनपुर का, एजाज के नाम से। आप लोग शायद वाकिफ़ होंगे उस मुकदमे से। सबसे पहले हाई कोर्ट के कुछ जस्टिस ने उस मुकदमे को अपने यहाँ टाइड अप करके इस कौम को, इस मदरसों को, इस हमारी तहजीब को बर्बाद करने की पूरी कोशिश की गई उस केस में। लेकिन जनाब दीवान साहब जमा, जनाब हमारे अमजद भाई और कुछ ऑफिसर्स जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, उन लोगों ने मिल के हम लोगों के साथ एक स्कीम के तहत उस ऑर्डर के खिलाफ उस जज के यहाँ से फाइल को हटवाने के लिए हम लोगों ने एक मुकदमा फाइल किया लखनऊ बेंच में। क्योंकि हम लोगों को लगने लगा था कि जो ऑर्डर 22 मार्च को हुआ है ये बहुत पहले ही हो जाएगा। हम लोगों को उसमें कामयाबी मिली, स्पेशल अपील दाखिल की गई। दीवान साहब का उसमें काफ़ी रोल था, उन्होंने काफ़ी मदद करी, फाइनेंशियली, फिजिकली हम लोगों की हेल्प करी। उसमें अमजद साहब का बहुत बड़ा रोल था, कुछ अधिकारी भी थे हम लोगों के साथ। खैर अल्लाह के करम से उसको हम लोगों ने कामयाबी हुई, अपील दाखिल हुई और उस केस को उस जज साहब के यहाँ से हटवाया गया। बाद में जज साहब का ट्रांसफ़र भी हो गया, केरल चले गए, राहत मिली। उसके बाद फिर जस्टिस विवेक चौधरी साहब के यहाँ मुकदमा उन्होंने टाइड अप किया और उसकी सुनवाई शुरू की। उस वक्त उसमें दीवान साहब जमा इंटरवीनिंग बने, पार्टी बने। उसका एक फ़ायदा ये हुआ कि हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में खड़े होने का मौका मिला और एक स्टैंडिंग मिली। अगर अल्लाह ताला इनके दिमाग में नहीं डालता और आप लोगों की मदद से उसमें एप्लीकेशन न देते, इंटरवीनिंग पार्टी न बनते, तो शायद आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर अपनी बात कहने की पोजीशन में नहीं। दीगर एसोसिएशन ने भी एप्लीकेशन डाली, लेकिन जिसको कहते हैं ना फॉर्मल एप्लीकेशन डाली, पेपर में नाम छपवाने के लिए डाली, कैसे भी डाली, उनका मंशा क्या था। बट जो एप्लीकेशन दीवान साहब ने डाली उसमें जो जवाब लगा था इस एसोसिएशन की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट में वही पढ़ा गया। उसी के बेसिस पे आज हम यहाँ जो मुकदमा जीत पाए हैं, उसी के बेसिस पे जीत पाए हैं। इसका गवाह मैं हूँ, क्योंकि मैं ही पूरी इसकी क़यादत कर रहा था सुप्रीम कोर्ट में। किस वकील ने कैसी बहस करी, किसको कैसे ब्रीफिंग की गई, सब मेरे नॉलेज में है। अब लोगों का ये कहना कि जनाब सिंघवी साहब ने ही पूरा मुकदमा जीत लिया, बिल्कुल गलत है।
कोई सच्चाई नहीं है। जनाब सिंघवी साहब एक वकील थे, बस 5 सीनियर एडवोकेट्स उसमें अपीयर हो रहे थे। उसमें जनाब रोहतगी साहब थे, जनाब पटवालिया साहब थे, जनाब चिदम्बरम साहब थे जो कि साबिक होम मिनिस्टर भी रहे हैं केंद्र सरकार के, अच्छे वकील भी हैं। दीवान साहब ने अल्टीमेटली हम लोगों की राय को उनको रखा, हमारी बात मानी, लीगल टीम की बात मानी और इंशाल्लाह हम लोगों को कामयाब। अब जहाँ तक मदरसे को कहा जाना कि हम बहुत हद तक कामयाब नहीं हुए, ये भी सही नहीं है। सबसे पहले तो इस मुकदमे को जीतने के बाद हम लोगों ने अपनी कौम को बचाया, कौम की तहजीब को बचाया, अपने बच्चों को बचाया और बहुत कुछ बचा लिया है। थोड़ा सा 10% मान लीजिए कामिल फाजिल में दिक्कत आई है, लेकिन वो भी कानूनी टेक्निकलिटी की वजह से आई, जिसको हम आप बहुत कोशिश करके भी वहाँ बहुत बहस करने के बाद भी नहीं बचा सके। इसका अफसोस हम लोगों को है, लेकिन उसका भी रास्ता है, उसका एक तरीका है, उसको हम लोग देखेंगे इंशाअल्लाह। दीवान साहब की क़यादत में उसकी कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक बड़े बड़े वकला के साथ हमारी मीटिंग चल रही है, उसकी क़यादत भी आपकी दुआ से मैं ही कर रहा हूँ। रोज़ उस पर मशावरत होती है, रोज़ मीटिंग्स होती हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा होता तो क्या होगा। उसमें देखिए ऐसा है, कामिल और फाजिल की डिग्री कोई नई डिग्री नहीं है। 1969 के रूल्स में भी डिग्री थी, उसके तहत हम लोगों को असातिज़ा को नौकरी मिलती थी, लोग पढ़ाते थे, बच्चे पढ़ते थे। 1987 के रूल्स में भी कामिल को डिग्री माना गया। उसके बाद 2016 का एक्ट 2004 एक्ट आया, उसमें भी डिग्री माना और 2016 रेगुलेशन में भी डिग्री माना। तो इट इज़ फॉल्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, नॉट द एसोसिएशन आर ऑफ द टीचर्स। एक सेटल्ड लॉ है, सुप्रीम कोर्ट्स के कई जजमेंट्स हैं, कई हाई कोर्ट्स के भी जजमेंट हैं कि स्टेट कैन नॉट टेक बेनिफिट ऑफ इट्स ओन रैंक। अगर कामिल फाजिल के बिना पे, डिग्री के बिना पर लोग नौकरी कर रहे हैं तो इट इज़ फॉल्ट ऑफ द स्टेट, उनकी फॉल्ट है। उन्होंने कानून में क्वालिफिकेशन रखा, हमने क्वालिफिकेशन पास किया और हमें नौकरी मिली, हम काम कर रहे हैं। तो जहाँ तक टीचर्स को इफेक्ट करने की बात है, मुझे नहीं लगता कि टीचर्स, कोई भी टीचर्स जो आज की डेट में काम कर रहा है एम्प्लॉइज़ कामिल फाजिल की डिग्री लेके, उनको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरी अपनी लीगल ओपिनियन है, ठीक है, तो उसमें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर गवर्नमेंट एक्ट में अमेंडमेंट करती है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है, उसमें वर्ड सीवियर इस्तेमाल किया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन का कहीं कुछ नहीं है। उन्होंने ये कह दिया कि ये डिग्रियां चूंकि यूजीसी एक्ट के कंट्रेरी बांटी जा रही हैं, समझ रहे हैं, यूजीसी एक्ट में सेक्शन 22 में लिखा हुआ है, सेक्शन 22 के एक्ट में, यूजीसी एक्ट में एक प्रोविज़न है। वो प्रोविज़न इसलिए है कि जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन होती है और सेकेंडरी एजुकेशन होती है, प्राइमरी मीन्स आपकी तहतानिया और सेकेंडरी मीन्स मुंशी मौलवी आप फौकानिया मान के लिए चलते हैं। ये क्वालिफिकेशन इंट्री 25 के तहत स्टेट गवर्नमेंट डील करती है इसको, इसके जितने भी अफेयर्स हैं स्टेट गवर्नमेंट देखती है। और इंट्री 65 में या 66 में हायर एजुकेशन देखा जाता है। तो ये जो अफेयर्स है हायर एजुकेशन का, जो फाजिल और कामिल की डिग्रियां हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के डोमेन में आती हैं। और यूजीसी एक्ट साफ साफ कहता है सेक्शन 22 कि अगर कोई भी डिग्री को, किसी भी सर्टिफिकेट को या किसी भी कोर्स को डिग्री डिक्लेयर कर दिया जाता है तो वो सिर्फ यूनिवर्सिटी ही दे सकती है, न कि कोई बोर्ड दे सकता है। अब हम लोगों के सामने प्रॉब्लम ये थी, टेक्निकलिटी ये थी, सुप्रीम कोर्ट मानने के लिए तैयार नहीं थी, जबकि उस पर आर्गूमेंट कराया गया। चिदम्बरम साहब ने काफ़ी अच्छा आर्गूमेंट किया, पटवालिया साहब ने किया, हम लोगों ने ब्रीफिंग करी कि साहब इसको सेव कर लिया जाए। बट सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि यशपाल का एक जजमेंट है, 3 जजेस जजमेंट, उसमें उन्होंने होल्ड कर दिया है कि कोई भी इस तरह की डिग्री या सर्टिफिकेट जो बोर्ड देगा, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूजीसी एक्ट के तहत डिग्री माना है, वो इनवैलिड करार दी जाएगी। उसके बाद से, यशपाल के जजमेंट के बाद से, कोई भी बोर्ड या कोई भी जिसको कहते हैं मदरसा या एजुकेशन मान लीजिए सेकेंडरी लेवल तक रिकॉग्नाइज हो, वो डिग्री नहीं दे सकता है। तो इस टेक्निकलिटी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। मैंने दीवान साहब के कहने पे, इनकी रिक्वेस्ट पे, मैंने पटवालिया बहुत बड़े सीनियर एडवोकेट हैं, पंजाब हाई कोर्ट के जज भी रहे हैं, वहाँ से रिज़ाइन करने के बाद अब वो वकालत कर रहे हैं, सर्विस ला के अच्छे वकील हैं। मैंने उनसे एडवाइस किया, मैंने उनको राय दी कि सर जजमेंट जब डिलीवर हो रहा था, हम लोगों को लगा कि फाजिल कामिल चला जाएगा, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि सर आप चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट कर लें कि इसको आगे से लागू कर दिया जाए। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं अगर इसको क्लियर कर दूंगा तो आप लोग प्रॉब्लम में आ जाएंगे, ठीक है ना।
तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट जब जैसा करेगी आप इंटरप्रेट करा लीजिएगा जहाँ पे। तो ये एक तरह से हम लोग की जीत है, इसमें कोई मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। और डिग्री फॉर द फर्स्ट टाइम 2014 22 मार्च 2014 को फाजिल और कामिल को डिग्री डिक्लेयर किया गया है यूजीसी। तो कम से कम 2014 से पहले वाले जो कामिल और फाजिल हैं उनको तो बिल्कुल भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मान लिया जाए फर्ज करिए कि स्टेट गवर्नमेंट ये कहती है कि यूजीसी एक्ट में डिक्लेरेशन के बाद, डिग्री डिक्लेरेशन के बाद हम इसको डिग्री नहीं मानेंगे और इसमें जितने भी असातिज़ा काम कर रहे हैं या जो लोग भी करें उनके साथ प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपको गारंटी तो नहीं दे सकता, मामला कोर्ट का होता है, लेकिन इसमें आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इंशाल्लाह। उसमें सब स्टे हो जाएगा और सब कामयाब रहेंगे, ठीक है ना। तो उसमें बहुत ज़्यादा ये व्हाट्सअप पे जो चल रहा है, और है कि आजकल आप समझिए, दरअसल हमारे असातिज़ा जो है ना, नबीजान साहब ने बड़ी मेहनत करके नियम संग्रह बनाया था, बेचारे ने कोविड का पूरा फ़ायदा इन्होंने उठाया और दीवान साहब की क़यादत में वो संग्रह बना। लेकिन मुझे लगता है कि 50% टीचर्स के पास भी वो संग्रह किसी के पास नहीं होगा। ये जो हम लोग आज परेशान हैं ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चक्कर में परेशानी घूम रहे हैं, ये उसी की देन है। अगर उस संग्रह को लेकर एक्ट और रेगुलेशन सब लोग पढ़ लें, जजमेंट जैसे ही आया सुप्रीम कोर्ट का 5-7 मिनट बाद, अभी हम लोग गेट से बाहर भी नहीं निकले थे तो कुछ मौलाना लोग वहाँ थे उर्दू में ट्रांसलेशन करके लेके घूम रहे थे। ट्रांसलेशन इस तरह का था कि उसको पढ़ के और भी कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो नियम संग्रह इन्होंने बनाया उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके पढ़ने की किसी के आज तक नहीं हुआ। अगर उसको पढ़ लेते, रेगुलेशन की जानकारी होती, आपको पता होता कि किसका क्या अधिकार है, तो आप परेशान नहीं होते। मैं एज एडवोकेट ये आपको सलाह दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसको कमेंट न समझिएगा। हालत ये है कि डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर का बाबू अगर किसी टीचर को फ़ोन कर दे तो भागे भागे वहाँ पहुँचते हैं, ठीक है। जबकि अगर जितने भी मदरसे के प्रिंसिपल हैं अपनी सैलरी और अपना स्केल देख लें तो डीएमओ से ज़्यादा स्केल है और डीएमओ से ज़्यादा सैलरी पाते हैं। लेकिन है क्या, अगर डीएमओ साहब मदरसे में आ जाएं तो प्रिंसिपल साहब कुर्सी छोड़ के गेट तक जाएंगे, उनकी डायरी पकड़ेंगे, उनका बैग पकड़ेंगे और लेके आगे बैठाएंगे। और यही आपका मैनेजर मदरसे में अगर आ जाए तो कुर्सी छोड़ने की कोई हिम्मत नहीं करता है। इसलिए कि आप लोगों को ये गलतफहमी हो गई है कि डीएमओ साहब ही अल्लाह मियाँ नौजुबिल्ला, समझ रहे हैं आप अपने मैनेजर को कुछ नहीं समझते हैं, आपके यहाँ डिसिप्लिन मेंटेन नहीं। लेकिन बाबू अगर डीएमओ साहब का आ जाए या डीएमओ साहब आ जाए, उनके पीछे पीछे घूमने के लिए परेशान है। इसी वजह से परसों एक व्हाट्सअप चल रहा था, एक उल्लू किस्म का अधिकारी है, मैं यही कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ कर सकता हूँ। एक शेर मुझे याद आता है, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या हो। तो इन उल्लुओं से बचिए आप लोग, ठीक है ना। अपने मैनेजमेंट का अपना अधिकार समझिए कि हमारा राइट क्या है। आप रेगुलेशन अगर पढ़ते तो आपको जानकारी होती कि रेगुलेशन में डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर अफसर का पावर क्या है। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर अफसर का पावर 2 जगह आया है, सेक्शन 12 में और रेगुलेशन 12 और रेगुलेशन 9। क्या पावर उनके पास है? पूरे महीने की सैलरी पास करना, और कहीं विवाद हो जाए तो सिंगल ऑपरेशन करना, और अगर किसी की नियुक्ति की पत्रावली जाती है तो उसको पोस्ट ऑफिस की तरह से फॉरवर्ड करना। वर्ड पोस्ट ऑफिस यूज हो रहा है, पोस्ट ऑफिस मीन्स आप क्या गए आप उसको फॉरवर्ड कर दीजिए। इसके अलावा तीसरा कोई काम उनके पास नहीं है। लेकिन हमारा टीचर क्या है, उन्हीं को सब कुछ समझता है। आमन्ना और सदकना क्या कहते हैं उर्दू में, सब कुछ वही। दीवान साहब कोई बात करेंगे तो नहीं सुनेंगे, नेता कोई बात बताएगा आपके शोषण का, उसको नहीं मानेंगे। लेकिन डीएमओ का बाबू अगर बुला दे तो ये पहुंच जाएंगे। तो आप खुद ही उल्लुओं के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो आप उल्लू के चक्कर में पड़ेंगे तो आप भी उसी कैटेगरी में आएंगे, परेशान होंगे और वसूली होगी आपकी। मदरसों को अधिकारियों ने एटीएम मशीन बना लिया है, और इसके पीछे हमारे आपके बीच में बैठे दलालों का पूरा रोल है। मेरी किसी अधिकारी से नहीं बनती है, मेरे बारे में आप पूछेंगे तो मेरी किसी डीएमओ से नहीं बनती है। इसकी वजह यह है कि मैं डीएमओ को बस यही इतना ही समझता हूँ कि एक मदरसे का बाबू और डीएमओ दोनों बराबर है। प्रिंसिपल की स्केल उनके पास नहीं है। आपका प्रिंसिपल आपके कैंपस का गस्टर ऑफिसर है, डीएमओ एक चपरासी अपॉइंट कर सकता है? बताइए, जानकारी है आप लोगों को? डीएमओ एक चपरासी अपॉइंट नहीं कर सकता। आपका प्रिंसिपल चपरासी अपॉइंट कर सकता है, आपका मैनेजर टीचर अपॉइंट कर सकता है, लेक्चरर अपॉइंट करता है, प्रिंसिपल अपॉइंट करता है। आप उसकी हैसियत नहीं समझते। आपके लिए सब कुछ डीएमओ साहब हैं, आपके लिए बाबू फोन कर दे वहाँ दौड़ दे। तो आप जब अपना अधिकार समझेंगे, जिस कौम ने अपना अधिकार और राइट समझा वो कामयाब है, समझ रहे हैं आप। प्रिंसिपल जो है वो एक कैंपस का गस्टेड ऑफिसर है, डीएमओ आए खड़ा रहे। अच्छा, आपकी क्या हालत होती है जरा बताइए। प्रिंसिपल साहब लोग जब डीएमओ ऑफिस में जाते हैं, चपरासी उठता नहीं है कुर्सी से,
मैंने देखा अपनी आंख से, चपरासी बैठा हुआ डीएमओ के बगल में, प्रिंसिपल साहब खड़े हैं हाथ बांधे हुए। ये होता है। तो आप अपना राइट समझिए, रेगुलेशन को पढ़िए, समझिए, कानून जानिए, तो आप परेशान नहीं होंगे कभी। ठीक है। और जहां तक फाजिल कामिल की डिग्रियों का सवाल है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें दीवान साहब जमाने हम लोगों के थ्रू बढ़िया एक रिप्रेजेंटेशन बनवा के यूनिवर्सिटी बनवाने के लिए दिया गया है। आप दुआ करिए अल्लाह ताला से, अपने नबी के सदक़े में यूनिवर्सिटी हम लोगों की मिल जाए। नहीं मिलती है तो उसके लिए कानूनी सलाह ली जा रही है। हाईकोर्ट में हम लोग जाएंगे, हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, यूनिवर्सिटी बनवाएंगे। आपको दीवान साहब यूनिवर्सिटी बनवा के देंगे। आप परेशान ना होइए, ठीक है। और इत्मीनान से रहिए, व्हाट्सएप के चक्कर में न पड़िए, अधिकारियों के चंगुल में ना आइए, ठीक है। और सुकून से रहिए, जो कुछ भी होगा हम लोग इंशाल्लाह उसको देखेंगे। ठीक है।